Hello everyone, welcome to my channel The Unstable Earth. I am Akanksha Upriti. Today I am going to start with a new chapter, Motion of the Earth, of Class 6 CBSE NCERT. So let's begin. Motion of the Earth. What do we mean by the motion of the Earth? Motion of the Earth means a movement in which the Earth moves. So what are these movements? So there are two types of movement, that is rotation and revolution, in which our Earth moves. So first we'll understand what is rotation and what is revolution. So rotation, in the previous chapter I have told you that this is our globe, which is a true representation of the Earth. It is fixed from North Pole and South Pole, and the points in which they are fixed, it is known as the axis. So it is in the tilted way. So the movement in which it moves on its own axis, which is fixed, it is known as the rotation, and in opposite of that it is known as revolution, in which it changes its place from one position to another. ठीक है, जब ये अपने एक्सिस में मूव करेगी, जो उसके फिक्स पॉइंट है, ऐसे कर रोटेट करेगी अपनी ही पोजीशन में, तो उसे कहेंगे रोटेशन. एंड व्हेन जब वो चेंज करेगी अपनी पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब अगर यहाँ पर कोई सन है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, तो सन के अराउंड जब ये मूव करेगा उसे क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन. ओके, सो ये जो होता है, जो हमारा ये रोटेशन है, ये डे टू डे बेसिस में होता है. दैट इज़ 24 आवर लगते हैं इसको, मतलब हमारे जो डेज एंड नाइट होता है, तो वो किसके वजह से होता है, हु इज़ द कॉज फॉर इट. सो वो है रोटेशन. और जो हमारा ईयर चेंज होता है, और ईयर होता है अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज हम लेते हैं, तो वो किसके वजह से होता है, हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन के वजह से. ओके, तो इसीलिए ये इसका टाइम लेता है. सो here is the definition. Rotation is the movement of the earth on its axis. Because of the rotation we experience day and night, जो हमारे daily basis में होता है, and one rotation takes 24 hours. Okay, so the movement of the earth around the sun in a fixed path, इसको जिस fixed path में, हर planets के अपने fixed path होते हैं, जैसे अर्थ, जैसे मरकरी हो गया, तो सारे प्लैनेट्स के अपने पाथ होंगे. तो जो ये पाथ होगा जिसमें ये रिवॉल्व कर रहे होंगे, उन्हें बोला जाएगा उनका ऑर्बिट. ओके, सो ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट होता है जिसमें वो मूव करेगा. द अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अर्थ कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन इन 365 एंड सम मोर डेज, जिसे हम 6 मंथ्स का एक्सटेंड मानते हैं. उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. रोटेशन कैसे होगा, देखिए ये अपने फिक्स पोल्स में फिक्स्ड है और ये अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है. ओके, वेयर एज रेवोल्यूशन कैसा होगा, ये अपने ऑर्बिट में, ये जो वाइट लाइन है जिससे ये सर्कल बना है, सर्कल टाइप का, पर ये सर्कल नहीं होता है, जो इसका शेप होगा वो इलिप्टिकल होगा. तो ये जब मूव करेगा, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये किस वे में कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है अपने ऑर्बिट में. ओके, सो नाउ देयर इज अनदर वर्ड विच कम्स फ्रॉम इट, इट इज़ ऑर्बिटल प्लेन. सो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्बिटल प्लेन. अब जैसे हमने कहा कि वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. अब जैसे ये सन है, ओके, एंड दिस इज आवर अर्थ. अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड. ओके, तो अगर हम इसमें से सेंटर की लाइन खींच ले, सन की भी और अर्थ की भी, तो इनका जो नदर्न हेमिस्फेयर का प्लेन होगा, ये एक सिमिलर उसमें आ जाएंगे डिस्टेंस में, या इनकी लाइन जो होगी वो सेम एज में आ जाएगी. तो ये हो गया उसका प्लेन. ओके, तो ये उसका प्लेन हो गया, तो इसे बोला जाएगा ऑर्बिटल प्लेन, जो उसका किसी भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास होता है. ओके, तो ये उसका ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा. पर एज सच हमें पता है कि हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड है, और यहाँ पर को जो ये एंगल फॉर्म करता है वो 23.5 डिग्री का फॉर्म करता है, और जो ये वाला एंगल फॉर्म करेगा ऑर्बिटल प्लेन का, अब ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल प्लेन का वो क्या डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी 66.5 डिग्री. ओके, ऐसा इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. जो भी ऑर्बिटल प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट से हम उसका
कर लेंगे और सबका सेंटर पॉइंट सेम ही होगा क्योंकि सब अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सबका सेंटर पॉइंट सेम होगा। तो जो सेंटर पॉइंट होगा उससे अगर हम हाफ कर देंगे वो उसका ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। ओके, सो एन ऑर्बिटल प्लेन इज द फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क ऐसी ही फ्लैट होती है, ठीक है, डिस्क शेप का होगा, दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर को वो डिनोट करेगी बीइंग ऑर्बिटिंग विद द सेंटर ऑफ द ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट में वो ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही है। बिकॉज ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम शेयर अ सिमिलर ऑर्बिटल प्लेन, सबके सिमिलर होते हैं क्योंकि सबका एक के बाद है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो सब एक लाइन में है, इसीलिए उनका जो ऑर्बिटल प्लेन होगा वो सबका ऑलमोस्ट सेम होगा। क्योंकि अगर कट होंगे तो साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, जैसे जुपिटर इतना बड़ा हो जाएगा, अर्थ थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर इनके जो सेंटर से लाइन जाएगी वो सेम जाएगी, इनके ऊपर के डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जो भी प्लेन उसका पास होगा अर्थ से उसे कहेंगे उसका ऑर्बिटल प्लेन। पर हमारा जो एक्सिस है वो टिल्टेड है और तो इसलिए वो कितना एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब रोटेशन क्या होती है, हमने अभी पढ़ा कि जो रोटेशन होती है वो हमारे एक फिक्स पोजीशन में होती है। फिक्स पोजीशन में मतलब जिसमें हमारी अर्थ फिक्स रहती है, जिसे हम एक्सिस बोला जाता है। तो अब अगर हमारी अर्थ फिक्स पोजीशन में रोटेट कर रही है तो ये हमारी सन है। ओके, तो सन की हीट एंड लाइट एक टाइम पे को सिर्फ एक ही साइड में पड़ेगी। अब जैसे सन यहाँ पर को है तो यहाँ पर को सिर्फ लाइट पर, और यहाँ पर वाली जो प्लेसेस होंगी वो सारी क्या करेंगी, एक ही टाइम पे को लाइट एंड हीट रिसीव करेगी। वेरएज जो उसका बैक साइड होगा वो उस टाइम पे को डे टाइम नाइट एक्सपीरियंस करेगी, वहाँ ना लाइट होगी ना हीट होगी। तो इसीलिए हमारे रोटेशन होता रहता है, जिसके वजह से अगर हमारे सामने सन है, हमारे प्लेस के सामने अगर सन उस टाइम पे को फॉल करता है तो उस टाइम पे को हमारा डे टाइम चलेगा, और नाइट कब हो जाएगी, जब हम उसका अपोजिट साइड आ जाएंगे। सो द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। ओके, द पोजिशन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ क्या एक्सपीरियंस करेगा, नाइट। ओके, अब जब ऐसा आता है, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे जैसे सन यहाँ पर को होगा क्योंकि लाइट एंड हीट यहाँ पर को शो करा रही है, तो अगर सन यहाँ पर को इधर की प्लेस में है, यहाँ पर को सन होगा, तो सन यहाँ पर की जितनी भी प्लेस है वो क्या एक्सपीरियंस करेंगी, हमारी डे टाइम। ओके, एंड हीट एंड लाइट एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे जैसे प्लेसेस मूव होते जाएंगी वैसे वैसे उन प्लेसेस में डे टाइम होते रहेगा, और जैसे जैसे वो अपोजिट साइड आते रहेंगे वैसे वैसे नाइट होते जाएगी। तो ऐसे ही हमारा डे एंड नाइट चेंज होते रहता है। एंड आप यहाँ पर को एक लाइन देख रहे होंगे जो सेपरेट कर रहा है डे एंड नाइट को, ठीक है, यहाँ पर को नाइट हो रही है, यहाँ पर को डे हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है डे एंड नाइट को। तो इस सेपरेशन को, ये इमेजिनरी होती है, ये ऐसी खींची नहीं जाती है पर हमें स्पेस से दिखती है सामने डायरेक्टली, तो उसे बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, और हमारा जो अर्थ है वो वन डे में कितना करता है, ये जो लाइन है इसे बोला जाएगा लाइन पूरा, क्योंकि उधर की साइड भी होगा इसलिए ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। और जो हमारी अर्थ है वो 24 आवर्स, मतलब एक कंप्लीट राउंड रोटेशन वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में, इसीलिए हमारा डे एंड नाइट होता है। व्हाट इफ अगर ऐसा होता कि हमारी अर्थ रोटेट ही नहीं करती, अगर वो स्टिल रहती अपनी पोजीशन में, तो क्या होता, अगर वो स्टिल रहती तो एक जो प्लेस होती जो सन के सामने होती वो हमेशा डे टाइम एंड हीट रिसीव करती, तो होल ऑफ द ईयर, मतलब ईयर का तो कोई हिसाब ही नहीं होता, पर मतलब पूरे साल भर उस एरिया में लाइट रहती और दूसरे साइड उसके अपोजिट साइड हमेशा डार्कनेस होती। ओके, सो देन हमारी लाइफ थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती। ओके, ये तो था रोटेशन के बारे में जो हमारा डे टू डे बेसिस में होता है। अब हमारा है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन से हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब रेवोल्यूशन में क्या होता है कि ये क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो
जब ये रिवॉल्व करता है तो इनकी स्पेसिंग देख रहे होंगे कि यहाँ पर को थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर को ज़्यादा है, पर यहाँ पर को कम हो जाता है। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पर को सन और हीट की एनर्जी या लाइट हीट तो क्या होती है, डिफ़र होती है प्लेसेस के हिसाब से, जिसकी वजह से हमारे ईयर में सीजन्स क्या होता है, चेंज होता है, और इनका एक फ़िक्स टाइम होता है कि जिस टाइम पे कोई ये पहुँचते हैं। ओके, सो हमारे जो सेकंड मोशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा रेवोल्यूशन है, और इसका जो शेप होता है, जिस शेप में ये मूव करता है, रिवॉल्व करता है, ये कंप्लीट एक स्फेयर या सर्कल टाइप का नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, एंड इट टेक्स 365 एंड 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, 365 एंड 1/4 का मतलब 6 months। ओके, अब जब 365 days होते हैं, 365 days तो हम पर्टिकुलरली इसको नॉर्मली लगा लेते हैं। अब जब 6 months होता है तो हम 6 months को कैसे लगाते हैं, हम 6 months को क्या करते हैं, ऐड करते हुए चले जाते हैं, सॉरी 6 months नहीं, 6 hours, 6 hours। अब 6 hours को हम क्या कर देते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें तो हम 6 hours को 24 hour बना देते हैं। 24 hour मीन्स 1 डे, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 6 × 4 हो जाएगा, तो 6 × 4 हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा 6 × 4 24। ओके, तो 24 hours हो जाएंगे, तो जिसमें क्या हो जाएगा, 24 hour को हम 4 ईयर में, क्योंकि हर ईयर में 1 ईयर में 6 hour, 1 ईयर में 6 hour, ऐसी 1 1 6 6, तो 4 ईयर में ये 24 hour बना देगा, जिसका मतलब हो जाएगा 1 डे। तो 1 डे में हम ऐड कर लेते हैं फरवरी, जहाँ 28 डेज़ के बदले 29 डेज़ होता है, और उस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है, जिसमें पूरे के पूरे 366 डेज़ होता है। तो यहाँ हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब रिवॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, हमारे चेंजेस होते हैं, और चेंजेस किस में होता है, जैसे रोटेशन में हमारा डे एंड नाइट चेंज होता है, वैसे इसमें क्या होता है, हमारे समर विंटर स्प्रिंग ऑटम। ओके, ये सीजन्स में चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि समर्स और विंटर्स किसके उससे आते हैं, इन सन के अराउंड इनके रेवोल्यूशन के हिसाब से, और हमारे जो अर्थ है वो टिल्टेड है, और सम प्लेसेस एक्सपीरियंस करती है सन की हीट और सम प्लेसेस नहीं करती है। तो हम उसको कैसे पता करेंगे कि कौन सी प्लेस करती है या कौन सी नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब हम इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो इस पिक्चर में देखिए ये है हमारा सन। ओके, जब ये सन है तो यहाँ पर को, अब पहले मैं इन वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जिस टाइम पे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सन की हीट। ओके, तो जब यहाँ पर को अर्थ हमारी इन 2 पोजीशन में होती है, तो यहाँ इक्विनॉक्स फेस करता है, जिस टाइम पे को पोल में डायरेक्ट क्या करती है, सन की हीट जाती है दोनों तरफ, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में भी डायरेक्ट हीट जाती है सीधे इक्वेटर में। ओके, तो हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी दोनों को इक्वल हीट मिलती है, जिसके वजह से हमारे 12 आवर का डे होता है एंड 12 आवर का नाइट होता है। तो इक्वली डे एंड नाइट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्विनॉक्स के टाइम पे को। ओके, पर जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ की पिक्चर देखेंगे, तो यू कैन सी कि यहाँ पर को जो सन की लाइट है, ओके, सन की लाइट क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये क्या है, टिल्टेड है हमारी। बट जब हम यहाँ पर को आएंगे तो यहाँ पर को क्या हो जाएगी, हमारी सदर्न हेमिस्फेयर को ज़्यादा हीट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द नदर्न हेमिस्फेयर। अब हम इसको आगे को पढ़ेंगे। इस टाइम पे को क्या होता है कि हमारा आगे, ओके, सो अगर इस ब्लैंक शीट में मैं दिखाऊं तो हमारा क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है वो ऐसे टिल्टेड होती है। ओके, जब सन यहाँ है और सन की हीट जिस टाइम पे कोई पोल में जा रही है, तो यहाँ पर को सबसे ज़्यादा है, मतलब
नदर्न ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर को उस टाइम पे को डायरेक्ट हीट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब हीट सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर को होगा समर सोलेस्टाइल्स, मतलब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, डायरेक्ट हमारे इंडिया में। तो ये समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन की बात नहीं होती है। जब भी समर सोलेस्टाइल्स होगा मतलब इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने डायरेक्ट हीट पड़ रही है, और जब भी विंटर सोलेस्टाइल्स होगा मतलब इंडिया में नहीं है, तब कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मतलब कैप्रिकॉन में, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सदर्न हेमिस्फेयर में हमारी ज़्यादा हीट पड़ रही है। वो तब उस टाइम पे को अर्थ की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ। तो ये इसका बैक साइड हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फेयर ये वाला जो साइड हो जाएगा वो उसका बैक साइड हो जाएगा। ओके, सो now we'll understand it further। अब जैसे समर सोलेस्टाइल्स बोला है, तो समर सोलेस्टाइल्स मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए कि नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इंडिया में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारी डायरेक्ट सन की हीट होगी, मतलब ओवरहेड होगा उस टाइम पे को सन हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, तो ये देखिए ये फिक्स डेट होती है कि कब हमारा जो समर सोलेस्टाइल्स होगा, मतलब सन की हीट डायरेक्ट होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, वो होगी 21 जून। ओके, हमारी जब तब रेस क्या होगी, सन की डायरेक्ट होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, बिकॉज हमारे जो सन जो होता है वो डायरेक्ट उसके सामने होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। द एरियाज नियर द पोल्स कम हीट एक्सपीरियंस करेगी, इसीलिए उनके वहाँ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है, इसीलिए यहाँ पर को ज़्यादा हीट भी मिलेगी, उनको ज़्यादा लाइट भी मिलेगी, एंड नदर्न हेमिस्फेयर वार्म वेदर एक्सपीरियंस करेगी, और डे टाइम यहाँ लॉन्गर होगा एंड नाइट विल बी शॉर्टर। वेयर एज सदर्न हेमिस्फेयर में उसका अपोजिट होगा कि दे विल एक्सपीरियंस लेस हीट, लेस लाइट, एंड इसी टाइम पे को डे टाइम इनके शॉर्टर होंगे एंड नाइट लॉन्गर होंगी। एंड इसी टाइम पे को क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर में हमारी डायरेक्ट हीट पड़ रही है, जिसके वजह से जो यहाँ पे को आर्कटिक सर्कल होगा इस टाइम पे को 6 मंथ डे एक्सपीरियंस करता है। ओके, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे जो पोल्स है वो 6 मंथ एंड 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ की नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अब हमारी जो सन की हीट है वो कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जिसके वजह से आर्कटिक सर्कल को क्या मिलेगी, 6 मंथ के लिए डे लाइट एक्सपीरियंस होगी। ओके, हीट वहाँ तक का पहुँच नहीं पाती क्योंकि हमारे अर्थ टिल्टेड है, तो सिर्फ लाइट ही पहुँच पाती है। अर्थ इसमें तो छोटी दिखती है, बट एक्चुअली अगर हम उसका एरिया देखें तो काफ़ी बड़ा रहता है। ओके, मूविंग फर्दर, तो विंटर सोलेस्टाइल, अब विंटर सोलेस्टाइल जैसे ही बोलेंगे तो समझ लीजिए कि विंटर हमारे वहाँ हो रहा है, तो अब समर्स कहाँ होंगे, उसके अपोजिट सदर्न साइड में। तो जो हमारा वो होगा सन होगा वो अब कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ, हमारी जो लाइंस, क्योंकि इन लाइन की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि सन की रेस के वजह से। ओके, क्योंकि ये सोलर इंड्यूस्ड होती हैं ये लाइंस। ओके, तो ये जो लाइंस होंगी इसके वजह से क्या होता है, सन डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, जिसके वजह से सदर्न में मतलब साउथ में अब क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी, लाइट भी ज़्यादा होगी, वहाँ समर एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, एंड डेज विल बी लॉन्गर, नाइट्स विल बी शॉर्टर। और इसी का अपोजिट हो जाएगा हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में। एंड सिमिलरली जब यहाँ पर को नदर्न हेमिस्फेयर में था तब आर्कटिक सर्कल ने 6 मंथ्स का डे एक्सपीरियंस करा था, तो उसी तरीके से जो एंटार्क्टिक सर्कल होगा नदर्न हेमिस्फेयर में अब क्या करेगा, वो 6 मंथ का डे और लाइट एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है जब भी रिवॉल्व होता है। अगर समर सोलेस्टाइल्स की बात होती है या विंटर सोलेस्टाइल्स, तो हमें ये याद रखना है, पहले तो उसकी डेट्स याद रखनी है कि कब कब होता है।
21 जून को हमारा समर सोलस्टाइल्स होता है। समर की बात कर रहे हैं तो मतलब ये हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में होगा। नदर्न में कहाँ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर ये है तो उस टाइम को ये आर्कटिक सर्कल को हीट प्रोवाइड कराएगा और लाइट भी प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल में 6 मंथ का डे एंड लाइट एक्सपीरियंस होती है। एंड उसके बाद हमारी डेज़ क्या होंगे? लॉन्गर होंगी एंड नाइट शॉर्टर होंगी। ठीक है, जैसे ही समर आएगा वो इंडिया के रेफरेंस में रखकर आप इसको डायरेक्टली इजीली कर सकते हैं। वेरेज अगर विंटर्स की बात आ जाएगी तो समझ लेना विंटर्स में हमारा नहीं है ये। विंटर्स में हमारे वहाँ विंटर्स पड़ रहे हैं तो समर्स कहाँ होंगी? सदर्न साइड में। ओके, तो समर साइड में कब पड़ेंगे ये? 22, इनकी डेट्स याद रखना ज़रूरी है। और दिसंबर में हमारे हमेशा विंटर्स होता है, तो 22 दिसंबर को क्या होगा हमारा? उस टाइम पे को हमारे विंटर्स चल रहे होंगे। ओके, तो समर्स में हमारे 22 दिसंबर में हमारी जो सन की लाइट होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगी। तो वही चीज़ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे अब वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? सदर्न हेमिस्फेयर। एंड अब क्या है? आर्कटिक सर्कल के बदले एंटार्क्टिक सर्कल में 6 मंथ के लिए डे एंड लाइट रहेगी। ओके, नाउ कम्स अ इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि वो 2 बार एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो 2 बार कब एक्सपीरियंस होगा? समर सोलस्टाइल्स तो कब होता है? जब हमारी अर्थ यहाँ पर होगी, सन मिड में है एंड यहाँ पर को हमारी विंटर। ओके, समर क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर ऐसे इसके इंक्लाइंड होगा नदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर को होगा विंटर एंड यहाँ पर को होगा समर। एंड यहाँ पर को 2 बार हमारे क्या होता है? इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस होता है। अब इक्विनॉक्स कब कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये डेट्स याद रखनी है। इक्विनॉक्स में क्या होता है? क्योंकि ये मिड में हमारी जो सन की लाइट होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ती है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है, ये डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? इक्वेटर में पड़ती है, जिसमें डेज एंड नाइट्स क्या हो जाती है? इक्वल, मतलब 12 आवर की डेज हो जाता है एंड 12 आवर का नाइट हो जाता है, तो इसे इक्विनॉक्स बोलता है, मतलब इक्वल टाइम। ओके, सो 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। ठीक है, जिस टाइम पे को 23 सितंबर में ऑटम चलता है नदर्न हेमिस्फेयर में, पर इसका अपोजिट होता है 21 मार्च को, जिसमें स्प्रिंग होता है नदर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, नाउ हियर आर सम डिफरेंसेस जो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस में मूव करता है, जो रेवोल्यूशन है वो अराउंड द सन मूव करता है, ये डे टू डे बेसिस में मूव करता है रोटेशन, और ये 24 आवर लेता है, वेरएज ये ईयरली चेंज करता है, ईयर चेंज करता है, और ये 365 डेज लेता है। जो इसका मूवमेंट है वो अपने एक्सिस में है, तो हमारा जो एक्सिस है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ठीक है, वेरेज जो ये रिवॉल्व करता है तो ये अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, जो ये एक शेप बनाता है जिसे हम बोलते हैं इलिप्टिकल। ओके, नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड अबाउट द मैप। व्हाट इज़ मैप? क्योंकि इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, हमने ग्लोब तो बनाया, तो ग्लोब क्या होता है? हमारा 3D फिगर हो जाए, पर हम क्या कर सकते हैं? उसको ईजिली मूवेबल तो है पर हम उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, हम उसकी सारी चीज़ें उसमें नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस किसी कंट्री का या किसी स्टेट का पढ़ना है तो हम उसमें टोटली उसमें डीप स्टडी नहीं कर सकते। सो हेयर वी कम अप विद द मैप, जहाँ हम मैप की ज़रूरत पड़ती है, जो 2D फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ का सरफेस या उसका पार्ट इन अ फ्लैट सरफेस। ओके, और मैप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली क्या इंक्लूड करता है? स्केल, उसमें स्केल होता है, क्योंकि स्केल किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है एक्चुअल ग्राउंड में वो डायरेक्टली मैप में हम उतनी ही डिस्टेंस नहीं रख सकते, तो उसका हम स्केल से क्या करते हैं? उसको रिडक्शन करते हैं या इनलार्जमेंट करते हैं। अगर हम बड़ा पढ़ते हैं, उसको बड़ा इनलार्ज करके पढ़ते हैं तो हमें उसका स्केल इंक्रीज़ करना पड़ता है। सो वील स्टडी इट इन फर्दर स्लाइड्स, बट उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि मैप्स होते क्या है। तो ये तो बता दिया कि मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ का, वो भी एक फ्लैट सरफेस में, पेपर में। ओके,
अब ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें मैप जो होगा वो फिजिकल फीचर्स दिखाएगा, जैसे माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर्स, जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं। वेयरएज अगर वो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाएगा, विलेजेस दिखाएगा, टाउन्स, कंट्री, सिटीज़, मतलब पॉलिटिकली चीज़ें शो करेगा। अब थीमेटिक मतलब होता है एक थीम बेस्ड मैप। अब थीम, जैसे हम किसी मैप का, आपने देखा होगा जैसे सॉइल मैप, नेचुरल वेजिटेशन मैप, वाइल्ड लाइफ मैप, तो ये एक थीम है उसका कि हम क्या शो करा रहे हैं इस मैप में। हम सिर्फ सॉइल्स दिखा रहे हैं, जैसे इंडिया के, पर्टिकुलरली इंडिया की हम सिर्फ सॉइल्स दिखा रहे हैं, या हम पर्टिकुलरली इंडिया का हम मैप में मतलब नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर थीम है उस मैप में शो कराने का। ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ से आप एक आइडिया पा सकते हैं कि कैसे होगा फिजिकल मैप में। जैसे अगर डार्क ब्राउन है तो हम इससे लगा सकते हैं कि जैसे ये हमारे माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज़ हो गए। ओके, अगर हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर कोई ग्रीनरी दिख रही है, मतलब यहाँ पर कोई वेजिटेशन होता है या एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर कोई थोड़ा प्लेन रीजन है तो यहाँ पर कोई मतलब प्लेन होगा। तो ये हमारा फिजिकल मैप हो गया कि ये फिजिकल चीज़ें दिखा रहा है, प्लेन्स, प्लेट्यू। ओके, अगर हम पॉलिटिकली देखें तो यहाँ देखना, यहाँ हमारे दिखा रहा है स्ट्रेटली, ये बाउंड्रीज दिखा रहा है हमारे स्टेट की, कैपिटल्स दिखा रहा है। तो ये हमारी क्या दिखा रहा है, पॉलिटिकल मैप। वेयरएज यहाँ पर कोई थीम, अब यहाँ पर कोई इसका थीम क्या दे रखा है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी शो करा रहा है। ओके, सो सारे स्टेट के ये, अब जिसमें डार्कर होगा तो मतलब वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कोई नंबर स्केल्स दे रखे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये थीम बेस्ड हो गया कि एक पर्टिकुलर थीम दे रखा है कि यहाँ पर को क्या है। ओके, सो अब मैप में, अब हम हर एक चीज़ को मैप तो नहीं कह सकते, एक वर्ड आता है स्केच, तो उसकी भी हम बात करेंगे। सो मैप आर डिफरेंट देन फ्रॉम स्केच। ओके, तो अगर हम मैप की बात करें तो मैप में 3 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है। सो व्हाट आर दीज? सो दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ओके, सो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम वैसे मैप में तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर एक्चुअली जो ग्राउंड में डिस्टेंस होता है, जो अभी मैंने पहले बोला, एक्चुअल जो ग्राउंड में डिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट, अगर 10 किलोमीटर्स है एक्चुअल ग्राउंड में, तो हम डायरेक्टली उसको डिस्टेंस किस में, हम अपने मैप में नहीं रख सकते 10 किलोमीटर, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। या अगर हम स्पेसिफिकली ज़्यादा बड़ा मैप या उसको डिटेल में शो कर रहे हैं तो हम उसको इनलार्ज भी कर सकते हैं। तो जो रिडक्शन एंड इंक्रीजमेंट होता है किसी भी डिस्टेंस को करने के लिए, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्केल। उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्केलिंग की। तो स्केल क्या है, होता है एक रेशियो होता है किसके बीच का, एक्चुअल डिस्टेंस एंड distance shown on the map. So it is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं जैसे 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर ऑन द मैप। मतलब जो 10 किलोमीटर हमारे ग्राउंड में होगा, अगर हम उससे सिर्फ एक 1 किलोमीटर की लाइन भी अगर हम मैप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो 1 किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ग्राउंड में कितना होगा, वो 10 किलोमीटर। ओके, तो हम उस स्केलिंग हमें मार्क करनी पड़ती है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। तो ये रेशियो शो कर रहा था 10/1 का, कि अगर 10 किलोमीटर हमारे ग्राउंड में है, हम उसको मैप में कैसे शो कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के हिसाब से ही, या 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ओके, सो देयर आर, अब स्केल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। ठीक है, अब स्मॉल स्केल क्या होता है, जब हम स्केल का नंबर शॉर्ट कर देंगे, अगर हम स्केल का नंबर कम कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरिया दिखाते हैं, तो हमें क्या होता है, अगर हम इसका नंबर स्मॉल कर देंगे तो हम उसमें एरिया ज़्यादा दिखा सकते हैं। ज़्यादा एरिया तो दिखा देंगे पर हम उसको डेफिनेटली मतलब पूरा एक डिटेल्ड स्टडी नहीं दे पाते। ओके,
वेयर एज अगर हम लार्ज स्केल मैप बनाएंगे तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्केल को इनलार्ज कर लेते हैं। जैसे स्मॉल स्केल में अगर हम ले लें इंडिया, तो इंडिया में हम क्या स्टेट्स या कैपिटल्स इतना ही शो करा पाएंगे। पर अगर हम लार्ज स्केल मैप में जैसे हम देख लें, तो हम लार्ज स्केल मैप में जैसे हम एक उत्तराखंड बता देंगे, तो उत्तराखंड के अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट्स बता देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज, हम इसमें ज़्यादा डिटेल शो करा सकते हैं लार्ज स्केल में। ओके, सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। जैसे हम इस पिक्चर में देखेंगे, दिस इज स्मॉल स्केल मैप, तो यहाँ बहुत सारा हॉच पॉच रहेगा। ओके, यहाँ सारी प्लेसेस उसमें लिखी तो है, पर ये क्या है, सारी हॉच पॉच है, हम उसके अंदर देख नहीं पा रहे हैं। वेयर एज इनने क्या करा है, लार्ज स्केल में इनने एक प्लेस को क्या करा है, इनलार्ज कर रखा है। ओके, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, यहाँ रोड भी है, हमें पता चल गया। यहाँ जैसे अपार्टमेंट्स है या ये किसी का घर है, ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पार्क भी है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, लार्ज कर डिटेल स्टडी कर पाते हैं। तो लार्ज स्केल में हम डिटेल स्टडी कर पाते हैं, वेयर एज स्मॉल स्केल में हम डिटेल स्टडी नहीं कर पाते, पर हम एरिया बड़ा कवर कर लेते हैं। नाउ वील कम विद द डायरेक्शन। ओके, अब जितने भी हमने मैप देखे होंगे वहाँ पर को हमेशा क्या होता है, मैप के नीचे एक डायरेक्शन का दिया होता है जिसमें नॉर्थ दिया होता है, ठीक है, एन लिखा होता है। अगर हमें किसी भी प्लेस का नॉर्थ बता दे तो हम उसकी सारे डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। हमारी मेनली 4 डायरेक्शंस होती है जो मेन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो हम सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है। ओके, अब इनके मिड में भी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये डायरेक्शंस हम निकाल सकते हैं, जैसे ये डायरेक्शंस दे रखी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, फिर इनके बीच में अगर कुछ पड़ेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, और जो इनके बीच में पड़ेगा वो साउथ ईस्ट के बीच में आ जाएगा, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइकवाइज। ठीक है, तो हमारी सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो क्या था, डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है, और डिस्टेंस के लिए स्केल होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप हर मैप में देखेंगे कि वहाँ पर को नीचे एक स्केल लिखा होता है कि एक्चुअल ग्राउंड में क्या डिस्टेंस होगा, और हम उन लोगों ने मैप में क्या मार्क कर रखा है, क्योंकि हम एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में है वो डायरेक्टली हम मैप में शो नहीं करा सकते। दूसरी चीज़ होती है कि डायरेक्शन, कि वो जो प्लेस है वो कहाँ फॉल आउट करती है। तो अगर हमें नॉर्थ दिया होता है तो हम उससे सारी डायरेक्शंस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बल्स। ओके, सिम्बल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर किसी प्लेस को शो कराना है या किसी भी प्लेस का हम मैप शो करा रहे हैं, अगर वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है या ब्रिज है या रोड है या कुछ भी चीज़ है, तो उसको डायरेक्टली उतना बड़ा बड़ा बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उतने मैप में, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो हम उसमें एक छोटे छोटे सिम्बल्स शो करा लेते हैं, या हम सिंबल्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी ज़रूरी होती है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तो हम उसको छोटे वे में शो करा लेते हैं। जैसे पीछे हमने देखा था कि रोड जा रही है या रेलवे जा रहा है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये प्लेस रेलवे के बगल में है, या यहाँ पर कोई रोड्स है, ये कल्टिवेटेड है या नॉन कल्टिवेटेड है। हम फॉरेस्ट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और हम इसकी जो प्रैक्टिस होती है हम इजीली टोपोग्राफिकल मैप्स में कर लेते हैं। सिंबल्स हमारे सबसे ज़्यादा वहीं यूज़ होता है जिसमें हम टोपो पढ़ना सीखते हैं। सो इनको कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोला जाता है या कन्वेंशनल साइंस भी बोला जाता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैप्स के नीचे यूजुअली आपने देखा भी होगा, आप नोटिस करना। नाउ आई टॉक्ड अबाउट स्केच। ठीक है, मैप हमने पढ़ा, मैप में 3 कंपोनेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्टेंस, सिंबल एंड डायरेक्शन। ओके, पर
ये क्या होता है, हम एक्चुअली उसको एक फॉर्म में बनाते हैं, एक फॉर्मेट में बनाते हैं मैप को। वेरएज अगर हम स्केच बनाएंगे तो स्केच सिर्फ एक रफ ड्राइंग होती है, जैसे ये बच्चा बना रहा है तो ये एक रफ ड्राइंग है। अगर जैसे आप अपने घर में किसी अपने फ्रेंड को बुला रहे हो और उसको पता नहीं है रास्ता, तो हम कहेंगे यहाँ से लेफ़्ट चल जाओ, वहाँ एक शॉप दिख रही है, वहाँ से राइट चले जाओ, या यहाँ पर इसके ऊपर को मूव करो, या यहाँ पर कोई स्टेयर्स है। तो हम उनको एक रफ़ आइडिया दे रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ को जाना है, या डायरेक्शंस भी देते हैं हम उस टाइम पे को, हम सिंबल्स भी देते हैं, हम स्किल भी देते हैं कि इतना ही जाना, उतना मत जाना। तो ये क्या हो रहा है, हम उनको बता रहे हैं सिर्फ, पर हमने उनके लिए एक फॉर्मेट या मैप तैयार नहीं कर रखा है। ओके, बट स्केच, तो इसीलिए मैप और स्केच में ये डिफरेंस है। स्केच सिर्फ एक रफ ड्राइंग होती है जो हमारे दिमाग में रखने के लिए होती है, विदाउट एनी स्केल, और प्रॉपरली वो बना भी नहीं होता है, स्केल उसमें हम नाप के नहीं करते। ओके, वेयरएज ये जो मैप होता है वो पर्टिकुलरली प्लेसेस को अच्छे से रिप्रेजेंट विद सिंबल्स, डिस्टेंस और सारी चीज़ें मार्क कर होती है। ओके, सो thanks for watching my video. Hope you like it, and if there will be any scope for improvement, I really wish you a heartful welcome to comment on my section. And if you like it, so hit the like button and do share it and subscribe. Thank you so much.